हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज एक नया सेशन आपके लिए लेके आया हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है वो एग्रोनॉमी का रहने वाला है। आज तक अपन हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यूज कर रहे थे, लेकिन आज से एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस भी करेंगे और एग्रोनॉमी का पहला सेशन आज आपके लिए लेके आया हूं। साथ में हॉर्टिकल्चर का भी चलता रहेगा, एलपीएम का मैडम करवाई रही है और एग्रोनॉमी का भी मैं साथ साथ में ले रहा हूं। तो एग्रीकल्चर के 40 जो पर्सन है वो हमारे नाम छोड़ दीजिए, आप तो निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल एग्रीकल्चर के 40 प्रश्नों के लिए निश्चिंत हो जाइए। तो शुरू करते हैं आज का जो नया सेशन है एग्रोनॉमी के एक बेहतरीन सवाल के साथ में। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न बहुत ही इजी है और हमेशा पूछा जाता है और गलती हम हमेशा कर देते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी इज ए वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बिल्कुल, सब भागते हैं, कभी लैटिन कर देते हैं, कभी ग्रीक कर देते हैं, फ्रेंच और अरबी का तो कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? देखो, आप जब छोटी क्लासों में थे, 11वीं 12वीं में आप जब पढ़ते थे, तो आपके जो स्कूल टीचर ने बताया होगा कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लग जाता है वो लैटिन शब्द होता है, यही बताया था ना। और जिस भी शब्द के पीछे लॉजी लग जाता है वो एक ग्रीक शब्द होता है। तो इस लॉजी या फिर नोमी से आप लगा सकते हो कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो ग्रीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धुआंधार तरीके से, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं और बहुत ज्यादा प्रश्न है। 100 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दो बेटा। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करोगे, ठीक है ना। लाइक करके तुरंत शेयर कर देना और जो भी क्यूरीज हो इस क्लास के रिगार्डिंग वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, अच्छा या बुरा जैसा भी हो। बुरा तो मत कर देना रे, इतना बुरा तो नहीं हूं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, हमारे सस्य विज्ञान के पितामह कौन है? तो पहला है जेंथ्रो टूल, दूसरा है पीटर ड्रिकेंसन जी, तीसरा है नॉर्मल बॉर्लॉग और चौथा है एमएस स्वामीनाथन। तो जेंथ्रो टूल तो हमारे खरपतवार के और भू परिष्करण के पितामह है, ठीक है। पीटर डिकेंसी का पता नहीं, नॉर्मल बॉर्लॉग का भी मुझे नहीं पता भैया, एमएस स्वामीनाथन का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पीटर ड्रिकेंसन जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बेटा। भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, पहला आपके पास ल्यूक हावर्ड है, दूसरा एल ए रामदास है, तीसरा डी एन वालिया है और चौथा कोपेन है। तो बहुत बढ़िया है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक, बताओ बेटा बताओ। पानी पिलाओ मेरे को, पानी है क्या? देखो ना। तो बेटा देखो, अच्छा प्रश्न है, देखो बेटा आंसर देखो, इसका सही उत्तर क्या है? ठीक है, देख लिया। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है एल ए रामदास होने वाला है हमारा, ठीक है ना। क्या होने वाला बेटा? एल ए रामदास होने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मौसम संबंधित सभी घटना जैसे कि बादल आना, बारिश आना, आंधी आना किस वायुमंडल की परत में होती है? इन विच लेयर ऑफ द एटीएम डू ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना जैसे क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स अकर? तो बताओ बेटा कौन से में होते हैं? समताप मंडल में होता है या आयन मंडल में होता है या क्षोभ मंडल में या फिर मध्य मंडल में होता है? बताओ भाई, अच्छा प्रश्न है।
अच्छा प्रश्न है बेटा, बताओ। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है क्षोभ मंडल। क्या है बेटा? क्षोभ मंडल। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट चले। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमेशा मैं बताता हूं, जब भी सिंचाई पढ़ाता हूं या एग्रोनॉमी का बेसिक पढ़ाते हैं अपन, तो मैं जरूर बताता हूं कि हमारे भारत की जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। देखिए, 575 mm, 1000 mm, 1194 mm और 2000 mm। तो राइट आंसर देखिए बेटा इसका क्या होगा। देखिए बेटा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1194 mm। अगर मैं इसी की सेंटीमीटर में बात करूं तो बेटा 119 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है? 119 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। राजस्थान का कितना है? नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा आपका, ये आ गया। देखो, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी मानी जाती है? व्हाट इज कंसिडर्ड द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान? तो बताइए, आ गई ना भाई बात। तो पहला है 250 mm, 450 mm, 575 mm और 750 mm। तो कितना होगा इसका बेटा? देखो बताओ, अगर मैं यहां पे सेंटीमीटर भी लिख देता हूं तो भी बताना मेरे को। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 575 mm होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं इसी की सेंटीमीटर में बात करूं तो 57.5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। तो घबराना नहीं है, पर्सन चाहे एमएम में दे चाहे सीएम के अंदर दे, सेंटीमीटर में भी दे, आपको घबराना नहीं है। दोनों प्रकार के उत्तर आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चले प्रश्न में। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? क्रीडा। वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड? तो बताइए, जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, वो कहां स्थित है? पहला आपके पास है उत्तर, जोधपुर में है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, झांसी में है। तो बताइए सही जवाब। जोधपुर वाला प्रश्न दूसरा है, वो नेक्स्ट आएगा, तो आप जोधपुर में मत कर देना इसको। इसका सही जवाब होने वाला है हैदराबाद। कहां होने वाला है बच्चों? हैदराबाद होने वाला है, ठीक है ना। झांसी का भी दूसरा प्रश्न आएगा भी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन ये आ गया, देखो काजरी, है ना, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर था, ये एरिड जोन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की गई है? वेयर हैज काजरी बीन एस्टैब्लिश्ड? पहला है बीकानेर में, दूसरा जैसलमेर में, तीसरा जोधपुर में और चौथा बाड़मेर में। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा सवाल है। बताइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बताइए बच्चों, क्या इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है जोधपुर। कहां है बच्चा? जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको, ठीक है। वो वाला भी याद रखना है, क्रीडा वाला भी। क्रीडा कहां है? हैदराबाद में है। कहां है बच्चा? हैदराबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI कहां स्थित है? वेयर इज द इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट? कहां स्थित है बेटा? देखना, करनाल में है, झांसी में है, हिसार में है या फिर आनंद में है? बताओ कहां स्थित है बेटा? वेरी गुड, बताओ, आप भी बताओ बच्चों, कहां है? कहां स्थित है बच्चा? बहुत बढ़िया है ना, ये तीनों इंस्टीट्यूट आ गए। पहला कौन सा था? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाला, हैदराबाद में था। दूसरा काजरी हमारे जोधपुर में था, और तीसरा ये चारागाह अनुसंधान संस्थान वाला कहां स्थित है? इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, याद करो बना। तो ये है झांसी। ओके, क्लियर, वेरी नाइस बच्चा। नेक्स्ट है IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में सबसे पहले कहां हुई थी? वेयर वाज द IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1905? हाल ही में
IARI का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। हाल ही में ये नई दिल्ली में है, लेकिन सबसे पहले ये कहां हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, या पूसा बिहार में था, या कलकत्ता में था, या पुणे में था? तो बताओ बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा, बताओ मेरे प्यारे बच्चा, कहां हुई थी सबसे पहले? इसका सबसे पहले हुई थी पूसा बिहार में। याद करो, 11वीं के पहले चैप्टर में पहले पेज के अंदर दूसरे पैराग्राफ के अंदर तीसरी लाइन है, ठीक है ना बेटा। क्या लाइन है? कि IARI पूसा बिहार के अंदर गंडक नदी के पास, कहां? गंडक नदी के पास में सबसे पहले ये स्थित हुई थी, इसको गंडक नदी के पास, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ था? 1934 में क्या आ गया था? भूकंप आ गया था। क्या आ गया था बच्चा? भूकंप आ गया था, ठीक है ना। फिर इसको 1934 के बाद में 1936 को कहां ट्रांसफर कर दिया? नई दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका। और इसका नाम क्या रख दिया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ओके, नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के सामने है। मृदा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ बच्चा, पहला है टेंसियोमीटर, दूसरा है पोटोमीटर, तीसरा है लाइसीमीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो बताओ कौन सा है इनमें से? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर, कि भैया मृदा की नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे होनहार बच्चों, मुझे आप बताओगे कि किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछ लेता है कभी कभार। तो देखो, इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो है टेंसियोमीटर। क्या है बच्चा? टेंसियोमीटर। मेरे प्यारे साथियों, इसको सही जवाब करो आप, टेंसियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, टेंसियोमीटर किस प्रकार की मृदा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? आगे है ना वही बात। फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल इज ए टेंसियोमीटर मोस्ट सुटेबल, कि कौन सी मृदा का नमी अच्छे से मापता है? तो काली की मापता है, या बलुई मृदा की, या दोमट मृदा की, या चिकनी मृदा की? तो प्यारे बच्चों बताओ, किस मृदा की ये क्या है, नमी को मापता है? तो प्यारे बच्चों बताओ, इसका सही जवाब होने वाला है बलुई मृदा, ठीक है ना। क्या है? बलुई मृदा, ठीक है ना। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप अपने पास या तो इस एक पेन या कॉपी रखो बच्चा, है ना, जो तुरंत उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, भू परिष्करण, टीलेज और खरपतवार शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बहुत बढ़िया, अभी मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था ना। हु फर्स्ट कंटेंट द टर्म्स टीलेज एंड वीड? पहला है जेंथ्रो टूल, दूसरा है लिबिंग, तीसरा है आर्नॉन, और चौथा है डॉकुचेव। तो बताओ बच्चा कि सबसे पहले भू परिष्करण और खरपतवार शब्द किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जब एग्रोनॉमी का फादर बताया था उस समय मैंने आपको बताया है कि ये कौन दिया था और इसका पिताजी कौन है। तो बताओ बच्चा, सही जवाब दीजिए इसका। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है जेंथ्रो टूल। क्या है बच्चा? जेंथ्रो टूल होने वाला है, ठीक है ना। तो जेंथ्रो टूल ने भू परिष्करण और खरपतवार का शब्द दिया था, फादर ऑफ जेंथ्रो टूल, वीड एंड टीलेज जेंथ्रो टूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शून्य भू परिष्करण, जीरो टीलेज का जनक किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ जीरो टीलेज? ये बहुत बढ़िया बात है। एक तो हो गया टीलेज और एक है जीरो टीलेज, दोनों अलग अलग है चीजें बेटा, है ना। तो ये क्या है? टीलेज का तो जेंथ्रो टूल था, अब जीरो टीलेज का पिताजी कौन है देखना। EH फोकनर, जेंथ्रो टूल, ग्लोबर बी ट्रिपलेट और ट्रेल। इन चारों में से बताओ राइट जवाब क्या होगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। बताओ बच्चा, बच्चा बताओ।
बहुत अच्छा जवाब। इसका जो सही जवाब होने वाला है ग्लोबर बी ट्रिपलेट। आपको जी बी ट्रिपलेट भी कहीं दिख जाए तो ये भी इसका सही जवाब होता है। ओके, नेक्स्ट चले। न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा किसने दी थी? बहुत बढ़िया, तो बताओ बेटा किसने दी थी? न्यूनतम, बिल्कुल, मिनिमम टिलेज। हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज? पहला ऑप्शन है आपके पास ई एच फॉकनर, दूसरा है ट्रिपलेट, तीसरा है नीथ, चौथा है जेंथ्रोटूल। तो बताइए बच्चों किसने दी थी? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, गैस करो, गैस करो फटाफट, गैस करो, गैस करो। गैस करो, गैस करो। इसका जो सही जवाब होने वाला है ई एच फोकनर होने वाला है। ठीक है बच्चा, क्या होने वाला है? ई एच फोकनर होने वाला है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी सर्वाधिक किस सिंचाई विधि की होती है? जो सबसे ज्यादा सिंचाई करने पर जल का संरक्षण होता है, जल बचता है या जल की हानि कम से कम होती है, ऐसी विधि कौन सी है? विच इरिगेशन मेथड हैज द हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी? तो भैया पहला है फंवारा विधि, दूसरा है ड्रिप विधि, तीसरा है कुंड विधि और चौथा है बाढ़ विधि। तो इन चारों विधि में से सबसे ज्यादा सिंचाई करने पर जल का लाभ या कम से कम जल कौन सी विधि द्वारा लगता है? तो देखो, आंधे को भी दिखता है और बैरे को भी सुनता है क्या कि इस ड्रिप विधि द्वारा अगर हम सिंचाई करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा जल उपयोग दक्षता होगा, और वो भी कितना प्रतिशत? 90 से 95%। ठीक है ना बच्चा? तो इसका राइट जवाब ड्रिप सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना? इसको ट्रिकल विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? ट्रिकल विधि भी कहते हैं। और बागवानी के लिए, फल व सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये आ गई बात। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्गम किस देश में माना जाता है? बहुत बढ़िया बेटा ना। तो बताओ ड्रिप सिंचाई जो विधि है वो कहां से विकसित की गई है? पहला है अमेरिका से या चीन से या इजराइल से या फिर भारत से। इन चारों में से किस देश से ये विकसित की गई है? तो सबको पता है, इंपोर्टेंट पर्सन होता है 12वीं कक्षा में तीसरे नंबर चैप्टर में, ये लास्ट में विधि है, तो उसमें साफ साफ दे रखा है कि इजराइल देश से यह विकसित की गई थी। और इसका वैज्ञानिक कौन था? इसका वैज्ञानिक था सिमका बलास। कौन था? सिमका बलास था। ओके, और अगर फंवारा की मैं बात करूं, किसकी बेटा? फंवारा की, तो फंवारा भी इजराइल से ही था। सुनो, कहां से था? इजराइल से। और वैज्ञानिक कौन था? एक हया। कौन था? एक हया वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट पर्सन, उबड़ खाबड़ या अंडुलेटिंग सॉइल और असमतल भूमि के लिए सिंचाई की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो बताओ, उबड़ खाबड़ जो जमीनें होती हैं उतार चढ़ाव वाली, जिसको अपन कहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट सिंचाई की विधि कौन सी मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है फंवारा विधि, ड्रिप विधि, क्यारी विधि या फिर बेसिन। बेसिन का मतलब चेक बेसिन। ठीक है ना? तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? आप भी गैस लगा सकते हो, लगाओ, देखे तुरंत प्रभाव से कि जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी? वो हमारी रहने वाली है फंवारा विधि। कौन सी रहने वाली है बच्चा? फंवारा विधि रहने वाली है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर फंवारा विधि आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं कि गेहूं की फसल की कुल जलमांग कितनी होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है ना? तो गेहूं की जो जलमांग है उसका जो कितनी होती है? पहला है 200 से 300 mm, 450 से 650 mm, 900 से 1200 mm और 1500 से
2500 mm। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बच्चा, बताना। इसका जो सही जवाब होने वाला है 650 से 650, 450 से 650 mm होने वाला है। नेक्स्ट, धान की जलमांग कितनी होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, ना। तो किसकी, धान की जलमांग कितनी होती है ना। वाटर डिमांड ऑफ राइस, पहला है 500 mm, दूसरा है 700 से 800 mm, तीसरा 900 से 2500 mm और चौथा है 3000 mm। ठीक है ना, कौन सा है, 3000 mm। तो बताओ सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा बच्चा। देखो, धान को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, आपको पता है ना। और देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 1 केजी आपको धान उत्पादित करना है, 1 किलो धान अगर आपको प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए 5000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। ये बात आपको ध्यान, अब देख लो आप, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसके लिए ज्यादा आवश्यकता होगी, और कितने पानी की आवश्यकता होगी, 900 से 2500 mm वाटर की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन, कहते हैं ठीक है ना। गन्ने की कुल जल मांग कितनी होती है, बताओ बच्चा। बहुत बढ़िया बच्चा, बताओ देखें। कुछ चीजें हो जाती हैं, देखना पड़ता है बच्चा। ठीक है ना। तो क्या है, गन्ने की कुल जल मांग कितनी होती है, 500 से 700 mm, 900 से 1200 mm, 1500 से 2500 mm और 2500 से 3000 mm। तो बताओ सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होने वाला है 1500 से 2500 mm होने वाला है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इवेपोरेशन जो है ना, उसको मेजर करने के लिए किस मेजरमेंट इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो पहला है पोटोमीटर, दूसरा है लाइसीमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर और चौथा है टेंसियोमीटर। तो इसका सही जवाब बताओ बच्चा, सही जवाब, सही जवाब बताओ बच्चा। इसका सही जवाब होने वाला है आपका पोटोमीटर। ठीक है ना, क्या होने वाला है, पोटोमीटर। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। क्या बात है, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें तो क्या था, देखना, सिर्फ वाष्पोत्सर्जन माप रहे थे, और इसमें क्या क्या माप रहे हैं, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब दो बेटा, दो सही जवाब दो इसका। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। देख लिया बेटा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है लाइसीमीटर। क्या है बच्चा, लाइसीमीटर। ओके ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हवा की गति, विंड स्पीड। क्या है, विंड स्पीड। विंड स्पीड किसके द्वारा मापते हैं, विंड वेन के द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या हाइग्रोमीटर द्वारा। तो बताओ, मतलब हवा की गति मापना है अपने को, ठीक है ना, विंड की स्पीड मापनी है, दिशा नहीं। एक तो होती है हवा की दिशा मापते हैं,
और एक हवा की गति मापते हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसी में प्रश्न आ जाएगा भी, वो भी आपका। तो अभी आपका हवा की गति मापने का यंत्र पूछ रहा है, तो बताओ बच्चा सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है एनीमोमीटर। क्या है बच्चा? एनीमोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हवा की दिशा, आगे ना वही बात, विंड डायरेक्शन। क्या? विंड डायरेक्शन। तो विंड डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला है एनीमोमीटर, वो तो अभी आ ही गया ना, वो तो गति ज्ञात कर रहे थे। विंड वेन, बैरोमीटर और अल्टीमीटर। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ बच्चा, आप तो अच्छा बच्चे हो। अच्छे बच्चे हो, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है विंड वेन। क्या होने वाला है बच्चा? विंड वेन होने वाला है। ठीक है ना? क्या होने वाला है बच्चा? विंड वेन होने वाला है। ठीक है ना बच्चा? वेरी नाइस। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मैं चलाता हूं, ये रहा। मृदा क्षरण की वह अवस्था जिसे किसान की मौत कहा जाता है, बहुत डेंजरस आती है बेटा, है ना? तो बताओ मृदा क्षरण की वह अवस्था जिसे किसान का मौत कहा जाता है, बहुत डेंजरस है वो, ना स्टेज। तो बताओ कौन सी है वो? कौन सी स्टेज है बेटा वो? आपके सामने पहला रील क्षरण है, दूसरा अवनालिका क्षरण है, तीसरा परत क्षरण है और चौथा स्प्लैश क्षरण है। ठीक है ना? तो बताओ बच्चा कौन सी है सबसे डेंजरस? ठीक है ना? इसके आज कोई के साफ तो किया था, लेकिन ये थोड़ा सा है ना, कोई बात नहीं। तो इसका जो सही जवाब है बच्चा बताओ, इसका सही जवाब होने वाला आपका परत क्षरण। देखो परत क्षरण है ना, परत क्षरण में क्या होता है, जैसे ही बारिश आई, बारिश बरसी और हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी के बह के ढलान की ओर चली जाती है। ठीक है ना? तो ऊपर जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो भी हमारा उर्वरक होता है, वो बह के और ढलान की ओर नीचे चला जाता है। ठीक है ना? तो जो भी किसान ने इसमें उर्वरक डाला, जो भी खाद डाला, वो सारा बह के चला जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है ना बच्चा? वायु क्षरण की किस अवस्था में सबसे अधिक 50 से 75% मृदा का नुकसान होता है? बताओ बच्चा, वायु क्षरण की किस अवस्था में सबसे अधिक मृदा का नुकसान होता है? पहला है उच्छलन में, दूसरा है निलंबन में और तीसरा है सतह सर्पण में और चौथा है रिल। ठीक है ना? ये तो वाटर वाला आ गया। ठीक है ना? वाटर वाला आ गया। तो बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट लॉस कौन से विंड इरोजन में होता है? उच्छलन में, निलंबन में, सतह सर्पण में। सतह सर्पण में तो क्या होता है, जो मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला है वो रेंग रेंग कर जाता है। कैसे? रेंग रेंग कर जाता है। ठीक है ना? निलंबन में क्या जाता है? उछल उछल के जाता है, सस्पेंशन। नहीं, निलंबन में तो हवा के अंदर रहता है, हवा में रहता है। ठीक है ना? जो आंधी होती है ना, आंधी चलती है, जब बगुलिया चलता है, तो बगुलिया चलता है तो आंधी के अंदर जो वो मिट्टी के कण होते हैं ना, वो निलंबन होता है। और उच्छलन में क्या होता है, थोड़े से मोटे होते हैं इसके ढेले और वो उछल उछल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साल्टेशन होगा, उच्छलन होगा। और इसी के द्वारा सबसे ज्यादा इनका जो mm 0.5 mm इनकी क्या होती है, साइज होती है। इसकी 0.1 mm होगी और इसकी मोर देन 0.5 mm से अधिक होगी, है ना? क्या? डेलों की या फिर मिट्टी के कणों का आकार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो सबसे ज्यादा उच्छलन की वजह से ही ये होता है। नेक्स्ट है वायु क्षरण में।
वायु सरण में उच्छलन के दौरान मर्दा कणों का आकार कितना होता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, है ना, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न। मैंने आपको बताया था ना, अभी जस्ट पीछे बताया हूं आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 0.5 mm होगा। ये तो हो जाएगा निलंबन का, किसका? निलंबन का हो जाएगा। 1 से 5 तो है ना, और ये इससे कम इससे ज्यादा तो ये इसका उच्छलन का ही होगा, ठीक है ना। ये इसका राइट जवाब इसका ये भी हो सकता है बच्चा, बीबी 0.1 से 0.5 mm। सही जवाब तो इसका यही होगा बेटा, बी होगा ना, ये नहीं होगा। ये तो फिर उसका हो जाएगा ना सतह सर्पण का, ठीक है ना, सतह सर्पण का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, मर्दा नमी को किस तनाव पर मापा जाता है जब पौधे को स्थायी मिलानी बिंदु पर पहुंच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मर्दा नमी को किस तनाव पर मापा जाता है जब पौधे स्थायी मिलानी बिंदु पर पहुंच जाते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब कि वह पॉइंट परमानेंट है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है बच्चा ना। क्या है बच्चा? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है बच्चा, परमानेंट। जहां पर पौधा एक बार मुरझा जाए, मान लो एक बार पौधा मुरझा गया, मुरझा गया, अगर अपन उसको पानी डालेंगे, अगर उसको पानी देंगे तो फिर भी वो जिंदा नहीं हो रहा है। क्या है? फिर भी वो जिंदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो जिंदा नहीं हो रहा तो मैं कह सकता हूं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या स्थायी मिलानी बिंदु। तो वो मर्दा नमी के किस तनाव पर आता है? -1/3 बार पर आता है, -15 बार पर आता है, -31 बार पर, या फिर -60 बार पर आता है? तो बताओ बच्चों कौन से बार पर आता है? बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा -15 बार, ठीक है ना। क्या होगा? -15 बार होगा। ओके, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? हिरणखुरी, बथुआ, थैलेरस माइनर या जंगली जी? तो बताओ बच्चा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बताओगे बच्चा कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो है हिरणखुरी, ठीक है ना। हिरणखुरी इसका क्या है? ऑब्जेक्शनल वीड होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, गेहूं का मामा या फैलेरस माइनर किस फसल का प्रमुख नकलची खरपतवार है? सबको पता है कि जो गेहूं का मामा होता है फैलेरस माइनर, जिसको गेहूं सा भी अपन कहते हैं, वो किस फसल का प्रमुख नकलची मिमिक्री वीड है? जौ का है, जई का है, गेहूं का है, या फिर धान का है? जब नाम ही गेहूं का मामा आ गया तो गेहूं का ही होगा बच्चा, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो गेहूं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फैलेरस माइनर का परीक्षण भार टेस्ट वेट कितना होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टेस्ट वेट जिसे कहते हैं मतलब 1000 बीजों के भार को टेस्ट वेट कहते हैं। एक दूसरा होता है सीड इंडेक्स, मतलब कि 100 बीजों के भार को, 100 बीजों के भार को क्या कहेंगे? सीड इंडेक्स कहेंगे, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं इसको बीज सूचकांक। क्या कहेंगे? बीज सूचकांक कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो कौन सा होगा? 2 ग्राम होगा या 4 ग्राम होगा या 20 ग्राम होगा या 40 ग्राम होगा? ये तो गेहूं का है, ठीक है ना। तो ये जो 2 ग्राम है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है बच्चा। मतलब कि फैलेरस माइनर के जो 1000 बीज होते हैं उनका जो वजन है 2 ग्राम होगा, ठीक है बच्चा।
नेक्स्ट है गेहूं में फेलरस माइनर के नियंत्रण हेतु मुख्य रूप से कौन सा शाखना से हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा करते हैं देखो, पहला है 2,4-D, दूसरा है सल्फ्यूसल्फ्यूरान या आइसोप्रोटुरान, तीसरा है पेंडिमेथालिन या फिर एट्राजीन। तो इसका सही जवाब बताओ, फेलरस माइनर, वही गेहूं सा, गेहूं सा। की है बताओ बच्चा। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है सल्फ्यूसल्फ्यूरान या फिर आइसोप्रोटुरान। क्या होने वाला है, सल्फ्यूसल्फ्यूरान या फिर आइसोप्रोटुरान होने वाला है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे कि बथुआ को नष्ट करने के लिए किस में का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है 2,4-D, दूसरा सल्फ्यूसल्फ्यूरान, एलाक्लोर या सीमाजील। तो इसका सही जवाब बताइए बेटा, आपको सबको पता है, ठीक है ना, बताइए। मैं चाय पी लेता हूं, नजर मत लगा देना। बताओ, इसका जो सही जवाब होने वाला है 2,4-D होने वाला है। ठीक है ना, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ना, उनको नष्ट करने का काम हमारा 2,4-D करता है। ओके, ये एक एज ए हार्मोन की तरह काम भी करता है, पता है आपको। जब इसका लेस देन 20 ppm कंसंट्रेशन सांद्रता का प्रयोग करेंगे तब ये हार्मोन की तरह भी कार्य करेगा। ओके, स्ट्राइगा, वेरी नाइस। स्ट्राइगा किस फसल का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है, बताओ। ये पैरासाइट वीड आ रहे हैं ना, इनका एक वो भी होता है CLOS। सी का मतलब होता है कसकूटा, क्या होता है बच्चा, कसकूटा। एल का मतलब होता है लोरेंथस, और ओ का मतलब होता है ओरोबंकी, और एस का मतलब होता है स्ट्राइगा। ठीक है ना, तो स्ट्राइगा किस फसल का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। तो कसकूटा तो क्या है, पूर्ण तना, पूर्ण तना परजीवी। ये है अर्ध तना परजीवी। ओरोबंकी है पूर्ण जड़ परजीवी, और ये है अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है ना, तो ये आ गई ना अर्ध जड़ परजीवी। तो अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा जो है वो किस फसल का खरपतवार है, जवार, बाजरा, सरसों, रिंजका या फिर आम। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है बच्चा वो है बाजरा और जवार। क्या होने वाला है, बाजरा और जवार होने वाला है। ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ओरोबंकी आ गया ना, टोटल रूट। यहां पे मैं आपको बता दूं, जो कसकुटा होती है वो रिंजके की होती है। मैं हल्का सा का आपको बता देता हूं, ये होती है रिंजका की, ठीक है ना। लोरेंथस होती है आम की, ओरोबंकी होती है अपने जो हैं वो होते हैं ना सरसों वगैरह, है ना, ये होती है सरसों की होती है। ठीक है ना, और स्ट्राइगा आपको पता है जवार व बाजरा की होती है। तो आगे प्रश्न भी आएगा तो आप इसको तुरंत प्रभाव से सोल्व कर सकते हो। लिख लो इसको बेटा, ये एक अच्छा ट्रिक है, CLOS, क्लोज। ठीक है, ओरोबंकी किस फसल का पूर्ण जड़ परजीवी है।
गन्ने का, तंबाकू सरसों का, चाय का या बरसीम का? अभी पीछे मैंने आपको बताया है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है तंबाकू या सरसों, ठीक है ना, तंबाकू या सरसों होने वाला है। नेक्स्ट, कसकुटा अमरबेल, आगे ना भाई बात, किस फसल का पूर्ण तना परजीवी है? अब याद करो, मैंने अभी आपको क्लोज में बताया था, CLOS क्लोज में बताया था ना। तो कसकुटा किसका था बेटा? रिंजका का था ना, टोटल स्टेम वाला, है ना। लोरेंथस तो आम का बताया था आपको मैंने, और ओबंकिस इसका सरसों का बताया था, और स्टाइगा तो आपको जवार बाजरा था ही। बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हर बार पूछ लेता है बच्चा, ठीक है ना। तो कसकुटा किसका रहेगी? रिंजका का रहेगी। इसको हम अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरबेल। आपने देखा भी होगा रिंजके के अंदर जो येलो 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 साग जो होती है ना, ऐसे ऐसे बेचारे रिंजके को ऐसे लपेटे रहती है, वो क्या होती है? अमरबेल ही होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन पे चलो। लोरेंथस किस फसल का अर्धतना परजीवी है? बोले आगे ना भाई बात। तो लोरेंथस किसका होगा? अब आप खुद लगाओ, चाय, आम, तंबाकू, बाजरा या सरसों? बताओ। जब तक मैं चाय का चुस्की ले लेता हूं। देख लिया? तो इसका जो सही जवाब क्या था? आम या चाय। ओके। नेक्स्ट है, जलीय खरपतवार जलकुंभी का जैविक नियंत्रण किस कीट द्वारा किया जाता है? तो बताओ बच्चा। जलकुंभी की बात कर रहा हूं मैं, जलकुंभी की। एक खरपतवार है ना, उसका जैविक नियंत्रण बताओ मेरे को। जाइकोग्रामा बाइकोलाटा ना गजरगा से, तो नियोकेटिना ब्रूची, डेक्टाइलोपियस या फिर एग्रोमाइजा? तो इन चारों में से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा। बताओ बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्लास लेनी है आपको सर? क्लास लेके जाओगे? नहीं, आप क्लास तो लेके जाओगे। इसका जो सही जवाब है नियोकेटिना ब्रूची। नियोकेटिना ब्रूची क्या है बच्चा? नियोकेटिना ब्रूची इसका सही जवाब है। ओके। नेक्स्ट है, गाजर घास पार्थेनियम का सफल जैविक नियंत्रण किस कीट द्वारा किया जाता है? डेक्टाइलोपियस ओपेंसिया, जाइकोग्रामा बाइकोलाटा, क्राइसोप्ला और ट्राइकोग्रामा? ठीक है ना, बताओ सही जवाब क्या है? पूछ ले। बताओ। इसका जो सही जवाब अभी मैंने आपको बताया था गाजर घास का, ये है जाइकोग्रामा बाइकोलाटा। तो इसका सही आंसर है ये हो गया बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं, खरपतवार नियंत्रण का रसायन पेंडिमेथालिन का प्रयोग किस फसल में करते हैं? का प्रयोग फसल में कब किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कब किया जाता है ना। खरपतवार नियंत्रण पेंडामेथालिन का प्रयोग फसल में कब किया जाता है? मतलब बुआई से पहले करेंगे, बुआई के बाद, या फिर अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद, या कटाई के समय? तो बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका जवाब दो बच्चा, इसका जवाब दो बच्चा। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, ये चौथे चैप्टर में आपके ना। हाँ, इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है बुआई के बाद या फिर अंकुरण से पहले इसका प्रयोग
किया जाता है। ठीक है बच्चा, कब किया जाता है? अंकुरण से तो पहले और बुआई के जस्ट बाद के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पेंडामेथालिन का किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन का प्रयोग फसल में कब करते हैं? यह भी अच्छा है। तो पेंडामेथालिन का तो अंकुरण से पहले और बुआई के बाद करते हैं। अब इसका कब करेंगे? बुआई से पूर्व मिट्टी में मिलाकर। अंकुरण से पूर्व ये तो उसका कर दिया ही ना, अंकुरण के बाद और फूल आते समय। तो बताओ इन चारों में से इसका प्रयोग कब करेंगे? अच्छा प्रश्न है बच्चा। तो बताओ, बुआई से पूर्व मिट्टी में मिलाकर, अंकुरण के बाद, या फिर फूल आते समय? क्योंकि पेंडामेथालिन का तो अंकुरण से पहले कर दिया ना, बुआई के बाद अंकुरण से पहले। अब फ्लूक्लोरेलिन का कब करेंगे बच्चा? इसका हम करेंगे बुआई से पूर्व मिट्टी में मिलाकर कर देंगे, है ना। सॉइल ड्रेंचिंग करेंगे। इसका क्या करेंगे? सॉइल ड्रेंचिंग करेंगे कि वो अपने को कोई भी फसल बोनी है, बोने से जस्ट पहले उसको मिट्टी में मिला देंगे। या तो अपन पाटा लगा के मिलाएंगे, या कल्टी से मिलाएंगे, या कैसे भी मिलाए, सीड ड्रिल मशीन में डाल के मिलाए ना, तो उसको क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की अवधारणा किसने दिया था? किसके लिए? न्यूट्रेंट्स के लिए। पहला है डीजे निकोलस, आर्नोन और स्टाउट ने, जेवी लिबिंग ने, या फिर इसको फील्ड ने दी थी। तो बताओ बच्चों, इसका किसने दिया था? सन याद कर लो, 1954 में दिया था। इतना तो मैं आपको बता दूं। कब दिया था? 1954 में दिया था। तो किसने दिया था? इसका जो सही जवाब होगा वो ये है, आर्नोन और स्टाउट ने दिया था। ठीक है ना। और कितने थे? 17 है ना, 17 थे ना। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 थे। ये आ गया वही प्रश्न। वर्तमान में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? बिल्कुल, पहले तो 16 थे, लेकिन प्लस 1 कर दिया और कितना कर दिया? 17 कर दिया। और हाल ही के अंदर ये प्लस 1 वाला कौन सा है पता है आपको? पता होगा। 1 वाला जो है वो है निकिल। कौन सा है? निकिल है। ओके। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट किसे कहा जाता है? माइक्रोन्यूट्रेंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट किसे कहा जाता है? जिंक को कहा जाएगा, या बोरोन को कहा जाएगा, या मोलिब्डेनम को कहा जाएगा, या फिर कॉपर को कहा जाएगा? तो बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? किसको कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा मोलिब्डेनम को। किसको कहा जाएगा बच्चा? मोलिब्डेनम को, क्योंकि यह अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट, सबसे कम आवश्यकता इसकी पड़ती है। पत्तियों में क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? बिल्कुल बिल्कुल, जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, उसका जो मेन जो घटक है, उसका कारण है, वो कौन सा तत्व होता है? पहला है आर्यन, आयरन है बच्चा, Fe, मैग्नीशियम, सल्फर, या फिर जिंक। ठीक है ना, या जिंक। तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चा? बताइए इसका सही जवाब। इसका बताइए कि पत्तियों में जो हरित, पर्णहरित है, उसका कारण क्या होता है? कौन सा तत्व होता है? 4 तत्व आपके सामने हैं। इसमें जो सही जवाब होगा वो मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। कि मैग्नीशियम के कारण क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल या फिर हरी हरी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने में कौन सा तत्व सहायक है? अच्छा प्रश्न है ना, कि पौधों में स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने में कौन सा तत्व सहायक है? स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग के अंदर हेल्पफुल
एलिमेंट्स कौन सा है? पहला है कैल्शियम, बोरॉन, पोटेशियम या फिर फास्फोरस। इसका सही जवाब बताइए बच्चा, इसका सही जवाब बताओ। ठीक है ना। जो स्टोमेटा क्लोजिंग होती है ना, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, स्टोमेटा रंध्र है ना, उसके खुलने और बंद, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल रहेगा? इसका जो सही जवाब है वो है पोटेशियम। कौन सा रहेगा बच्चा? पोटेशियम इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मक्का में श्वेत कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में श्वेत कलिका, व्हाइट बड, बिल्कुल, रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है आयरन, दूसरा है जिंक, तीसरा है सल्फर और चौथा है कॉपर। इनके अंदर सही जवाब आपको चुनना है कि मक्का में श्वेत कलिका, व्हाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो बताओ बच्चा, किसकी कमी से होगा? इसका सही जवाब होगा जिंक, है ना, जिंक, ZN। जिंक की कमी से मक्का में श्वेत कलिका या फिर व्हाइट बड रोग होता है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा उर्वरक आयात किया जाता है? एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब इंपोर्ट, क्या होता है? इंपोर्ट, हम बाहर देशों से मंगवा रहे हैं। और एक होता है एक्सपोर्ट, निर्यात, मतलब कि हम हमारे देश से दूसरे देशों में भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेजना, वो होता है एक्सपोर्ट। तो अब इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं? इंपोर्ट मतलब कि बाहर से मंगवा रहे हैं। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है? यूरिया है या DAP है या पोटास है या फिर SSP है? बताओ कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको हम बाहर देशों से मंगवा रहे हैं। ओके, बताओ सही जवाब इसका। इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों, वो है पोटास। क्या होने वाला है? पोटास होने वाला है। ठीक है ना। ये हमारे देश में कम होता है, इसको हम मैक्सिमम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रणीय छिड़काव फोलियर स्प्रे के लिए यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? फोलियर स्प्रे क्या है? ये फोलियर स्प्रे छिड़काव जब अपन किसी भी स्टैंडिंग क्रॉप, अच्छा ये बात और देखना ना, खड़ी फसल में उर्वरक देना, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। और पानी के साथ या फिर सिंचाई जल के साथ, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना, उर्वरक देना वो कहलाता है फर्टिगेशन। क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो सिंचाई जल के साथ उर्वरक दे रहा है, फर्टिगेशन कहलाएगा। या जो खड़ी फसल है, हरी फसल, हरी जो खड़ी फसल होती है उसमें उर्वरक दे रहे हैं अपन, तो वो कहलाएगा टॉप ड्रेसिंग। तो यहां पर यह है फोलियर स्प्रे जब हम करते हैं यूरिया का, उसमें कितने प्रतिशत बायोरेट की मात्रा होनी चाहिए? उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 0.5%, 1.5%, 2% या फिर 2.5%। सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों? इसका जो सही जवाब होने वाला है वो 0.5% होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? 0.5% होने वाला है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलें, DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस, DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस P2O5 की मात्रा क्रमशः कितनी होती है?
बिल्कुल बिल्कुल। डीएपी, डीएपी के अंदर पहला तो पूछा है नाइट्रोजन, दूसरा पूछ रहा है फास्फोरस। तो मेनली डीएपी जो होता है वो फास्फोरस धारी उर्वरक होता है। इसको हम अधिकतर फास्फोरस को यूज में लेने के लिए काम में लेते हैं। अगर नाइट्रोजन के लिए पूछे आपको नाइट्रोजन वाला उर्वरक तो वो यूरिया है, और आपको पता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो डीएपी है उसको हम फास्फोरस के लिए मैक्स टू मैक्स यूज में लेते हैं। तो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन होती है 18% और फास्फोरस होती है 46%। तो 18% और 46%, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चा, क्रम से पूछा है ना, क्रम से नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्रम से। तो नाइट्रोजन तो हो गई 18% और फास्फोरस हो गई 46%। ठीक है बच्चा, वेरी नाइस। नेक्स्ट पर्सन चलते हैं। एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? किसमें? एसएसपी में, बिल्कुल सिंगल सुपर फास्फेट। एक होता है एसएसपी, एक होता है डीएसपी और एक होता है टीएसपी। मैं आपको बता दूं, तीनों सल्फरधारी उर्वरक होते हैं। एसएसपी में बच्चा 12% होती है, ठीक है ना। डीएसपी के अंदर इससे 2 गुनी होगी, नहीं, इसमें 32% होगी और टीएसपी में 48% होती है, ठीक है ना। तो ये होगी। तो एसएसपी के अंदर कितनी होगी? 12% होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 12% होगी। ठीक है। क्वेश्चंस तो शायद और भी हैं, हाँ, लेकिन वो अपने नेक्स्ट काम में लेंगे। चलो ये क्वेश्चंस तो और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बकाया क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज की क्लास हो गई होगी समथिंग 1 घंटे की, अब नेक्स्ट क्लास भी आने वाली है। म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP में पोटास K2O की मात्रा कितनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP पोटास धारी उर्वरक ही होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पोटास की मात्रा होगी 40% नहीं, 48% नहीं, 50% नहीं, 60% सही आंसर। तो MOP के अंदर पोटास की जो मात्रा है वो 60% होती है। और इसी के साथ में आज का ये अपनी क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं। कल जो बच्चे क्वेश्चंस है वो कल अपन इनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस सत्य एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। और बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो इसको आगे से आगे इसको अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू। जय जवान जय किसान।